Bismillahirrahmanirrahim. As we were discussing unit number 1, we have discussed half of this unit in the previous lecture. Now we will continue from that. जो next objective है, that is to prepare a schedule of cost of goods manufactured, और इसके साथ ही हम discuss करेंगे how we prepare. इससे next step होता है how we prepare cost of goods sold. नाम से वाज़ेह है, कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड का मतलब ये होता है उन गुड्स की कॉस्ट जो प्रोड्यूस हुए हैं विद इन अ पीरियड कोई भी हो सकता है, एक मंथ भी हो सकता है, एक साल भी हो सकता है, तो जो भी पीरियड की कंपनी अकाउंटिंग कर रही है. इसी तरह कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब ये होता है कि उन गुड्स की कॉस्ट जो बेच दिए गए हैं. इन दोनों में जो थोड़ा सा फर्क होता है वो भी हम डिस्कस करेंगे इसी में. सो लेट्स स्टार्ट विद हाउ टू प्रिपेयर अ स्केड्यूल फॉर कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड अ स्केड्यूल फॉर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. आपने जब फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ी होगी पहले, तो आपने देखा होगा कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एक्चुअली जो है वो इनकम स्टेटमेंट का अल्टीमेटली पार्ट बनता है. इस सब्जेक्ट के अंदर उस इनकम स्टेटमेंट का एक स्पेसिफिक पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं जो कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है. फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जब इनकम स्टेटमेंट बनाई जाती है तो सेल्स में से जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की फिगर माइनस होती है तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है. इसका मतलब एक दरमियान में फिगर है. सेल्स तो सिंपल है, उसके अंदर कोई लंबी चौड़ी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं होती. सेल्स का डेटा आपके पास बड़ा इजीली आ रहा होता है. जो आइटम सेल हो रहा है उसके अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा, रेवेन्यूज होंगे, बैंक स्टेटमेंट से वेरिफिकेशन होगी. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में क्योंकि मल्टीपल एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं, मैंने आपसे पिछली स्लाइड में डिस्कस किया था कि अगर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है तो उसके रॉ मटेरियल्स भी होंगे, वर्क इन प्रोसेस भी होगी, उसके फिनिश गुड्स भी होंगे. इसलिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को कैलकुलेट करना थोड़ा सा कम्प्लेक्स होता है और उसको अभी हम देखते हैं. द कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड रिप्रेजेंट्स द टोटल प्रोडक्ट cost of goods completed during the current period and transferred to finished goods. The cost of direct material used in production can be derived using the formula. The direct materials used is then is used to calculate cost of goods manufactured. अब यहाँ पे बात ये की हुई है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड का मतलब ये है कि जो गुड्स बना दिए गए हैं उनकी कॉस्ट क्या है. अब बात किसकी हो रही है? गुड्स की हो रही है. और हमने बात पिछले लेक्चर में ये की थी, गुड यानी कि गुड इज अ प्रोडक्ट. प्रोडक्ट की कॉस्ट का जो चीजें पार्ट बनती हैं वो तीन चीजें बनती हैं. वन इज डायरेक्ट मटेरियल, अदर इज डायरेक्ट लेबर एंड द थर्ड वन इज फैक्ट्री ओवरहेड, यानी कि जो उसमें मटेरियल लगा हुआ है, जो उस पे लेबर की कॉस्ट आई हुई है और उसके अलावा जो इनडायरेक्ट कॉस्ट आई हुई है. तो इन तीनों को अगर हम ऐड कर दें तो हमारे पास प्रैक्टिकली अगर हम बात करें तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कैलकुलेट हो जाएगी. तो इन तीनों में से सबसे पहला एलिमेंट है डायरेक्ट मटेरियल का, कि पहला एलिमेंट जो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में ऐड होना चाहिए वो डायरेक्ट मटेरियल है. अब यहाँ पे आप थोड़ी सी कैलकुलेशन देखें तो इसमें लिखा हुआ है बिगिनिंग इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल्स, उसमें परचेजेस प्लस हो गई और उसमें डायरेक्ट मटेरियल यूज इन प्रोडक्शन माइनस हो गया यहाँ पे. अच्छा, इसको आप इस फॉर्मूले को अगर आप डिफरेंट तरीके से देख लें, अगर ये डायरेक्ट मटेरियल्स यूज इन प्रोडक्शन को हम इधर ले जाएं और एंडिंग इन्वेंट्री को इस तरफ ले आए, यानी कि यहाँ पे आंसर साइड पे जाके ये प्लस हो जाएगा यहाँ पे, और इसको आप वापस ले आए तो ये माइनस हो जाएगा. तो आई थिंक ज्यादा इजीली समझा जा सकता है कि डायरेक्ट मटेरियल यूज यानी डायरेक्ट मटेरियल की वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी कि जो गुड्स जो इन्वेंट्री आपके साल के शुरू में पड़ी हुई थी
उम्मीद है वो इस्तेमाल हो गई होगी और सारी की सारी मैन्युफैक्चरिंग में यूज हो गई होगी। उसके बाद इस पीरियड के अंदर मजीद कोई इन्वेंट्री परचेज की तो वो भी उम्मीद है इस्तेमाल हो गई होगी, तो वो प्लस हो जाएगी। और एंड में हम माइनस कर देंगे एंडिंग इन्वेंट्री, क्योंकि हमने चेक कर लिया है एंडिंग में भी कुछ इन्वेंट्री पड़ी हुई है। अगर इन्वेंट्री की फॉर्म में ही पड़ी हुई है, यानी कि रॉ मटेरियल की ही फॉर्म में पड़ा हुआ है, तो वो मटेरियल जाहिर बात है ना तो मैन्युफैक्चरिंग में यूज हुआ है और ना ही उन गुड्स की सेल की कॉस्ट का पार्ट बन सकता है जो बेच दिए गए हैं, क्योंकि जो बेचे होंगे वो फिनिश गुड्स की फॉर्म में होंगे। वो रॉ मटेरियल तो सेल नहीं हुआ होगा जो एंड में भी पड़ा हुआ है। तो डायरेक्ट मटेरियल जब भी हम कैलकुलेट करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, दोनों स्टेटमेंट्स में जब हम डायरेक्ट मटेरियल की अमाउंट कैलकुलेट करते हैं तो ओपनिंग इन्वेंट्री को ऐड कर देते हैं, उसमें से जो परचेजेज होती हैं यानी फॉर द पीरियड जो चीजें परचेज की गई हैं उनको ऐड कर देते हैं और उसमें माइनस कर देते हैं कि एंडिंग इन्वेंट्री जो भी होगी, और हमारा आंसर आ जाता है डायरेक्ट मटेरियल्स यूज्ड इन प्रोडक्शन। देखें अब एक स्टेप और आगे जाते हैं। मटेरियल कैलकुलेट हो गया, हमने कहा कि कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में तीन ही चीजें होंगी, एक डायरेक्ट मटेरियल, दूसरा डायरेक्ट लेबर और उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड। जो मटेरियल आपने कैलकुलेट कर लिया यानी कि ओपनिंग इन्वेंट्री में परचेजेस ऐड की और क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस की, तो आपका डायरेक्ट मटेरियल कैलकुलेट हो गया। उसके अंदर डायरेक्ट लेबर कॉस्ट को ऐड कर दें। लेबर के अंदर कोई ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री तो नहीं होती, जाहिर बात है पीरियड के अंदर जितना लेबर ने काम किया है वो उसके अंदर ऐड हो जाएगा। और जितने ओवरहेड हैं उनको भी ऐड कर दें, तो यहां पे आपका कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड तकरीबन कैलकुलेट हो जाता है। एक आखिरी चीज जो रह गई है वो वर्क इन प्रोसेस की बात हो रही है। अब वर्क इन प्रोसेस कौन सी इन्वेंट्री थी जो ना रॉ मटेरियल की फॉर्म में थी और ना फिनिश गुड की फॉर्म में है, कोई इंटरम स्टेज में। अगर कोई इन्वेंट्री साल के या मंथ के शुरू में जिस पीरियड की भी हम बात कर रहे हैं वो इन प्रोसेस फॉर्म में थी, तो उम्मीद की जा रही है उस पीरियड के अंदर वो कंप्लीट हो गई होगी और मैन्युफैक्चर हो गई होगी। इसी तरह जो इन्वेंट्री वर्क इन प्रोसेस में साल के या पीरियड जो भी पीरियड है उसके एंड पे पड़ी हुई है उसको हम माइनस कर देंगे, क्योंकि ये तो हमें नजर आ रहा है कि अगर इन प्रोसेस वर्क इन प्रोसेस की फॉर्म में पड़ी हुई है तो ये मैन्युफैक्चर तो हो ही नहीं होगी, तो मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स की कॉस्ट का पार्ट तो बन ही नहीं सकता। इसका मतलब जब भी आप यहाँ पे अब आप देख लें कि ये बेसिकली जो आपको नरेशन दी गई है, दिस इज टोटल कैलकुलेशन फॉर कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर की कॉस्ट में क्या क्या चीजें होती हैं, डायरेक्ट मटेरियल, और डायरेक्ट मटेरियल कौन सा होगा, इसमें ओपनिंग इन्वेंट्री भी आ जाएगी और परचेजेस भी आ जाएंगी, लेकिन जो एंड पे मटेरियल बची हुई है रॉ मटेरियल वो जाहिर बात है मैन्युफैक्चर तो नहीं हुआ, तो इसलिए उसको हम माइनस कर देंगे। ये टोटल प्लस जो कैलकुलेशन थी ये डायरेक्ट मटेरियल की थी जो यूज फॉर प्रोडक्शन है। उसके बाद डायरेक्ट लेबर कॉस्ट उसमें ऐड कर देंगे, जितने भी मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है उसको ऐड कर देंगे, और अगर कोई बिगिनिंग इन्वेंट्री है वर्क इन प्रोसेस की तो उसे ऐड कर देंगे और क्लोजिंग इन्वेंट्री को माइनस कर देंगे, तो हमारी कैलकुलेट हो जाएगी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। एक और चीज गौर कर लें कि अभी हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कैलकुलेट की है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं कैलकुलेट की। इसका मतलब ये पीरियड के दौरान जितने गुड्स कंपनी ने ऑर्गेनाइजेशन ने बनाए हैं उसकी कॉस्ट ये थी जो अभी हमने कैलकुलेट की है। एक एग्जांपल देख लेते हैं। इस एग्जांपल में कॉस्ट ऑफ गुड्स, ये आप गौर कर लें कि कॉस्ट ऑफ गुड्स कैलकुलेट करने का नहीं कहा गया, फिलहाल आपसे ये कहा गया है कि डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट निकाल के दें, सिर्फ मटेरियल की कॉस्ट। ब्लू डेनिम कंपनी मेक्स ब्लू जीन्स। On May 1, Blue Denim had $68,000 of material in inventory. During the month of May, Blue Denim purchased $210,000 of material. On 31st May, material inventory equal 22,000. Calculate the cost of direct material used in production for the month. अब मैंने आपसे क्या कहा कि डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट किसी भी मंथ की या पीरियड की क्या होगी कि जो
उस पीरियड के शुरू में पड़े हुए थे इन्वेंट्री या रॉ मटेरियल, उसमें उस पीरियड की परचेजेस ऐड कर देंगे, और जो साल के या मंथ के एंड में जो आइटम पड़े हुए हैं, जाहिर है कि वो फिर मटेरियल यूज तो नहीं हुआ, इसीलिए आपकी इन्वेंट्री में पड़ा हुआ है, उसको हम माइनस कर देंगे। तो ये कैलकुलेशन करेंगे तो आपकी डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट कैलकुलेट हो जाएगी। और इसी तरह इधर हुआ है। 1 मई का मतलब ये है कि मंथ के स्टार्ट में जो इन्वेंट्री पड़ी हुई थी उसकी वैल्यू थी $68,000, इसीलिए यहाँ पे आ गई ओपनिंग। इसको आप डेट डाल के भी लिख सकते हैं, मटेरियल इन्वेंट्री एट May 1, या इसको सिंपली आप ये भी लिख सकते हैं, ओपनिंग इन्वेंट्री। उसके बाद उसमें से परचेजेस ऐड हो जाएंगे, क्योंकि मजीद मटेरियल खरीदा गया महीने में, तो वो पूरी ऐड हो जाएगी। और 31 मई यानी कि महीने का आखिरी दिन जो है वो ये बता रहा है कि ये मटेरियल अभी तक यूज नहीं हुआ, तो जाहिर बात है इस महीने की अगर डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये तो उसमें से माइनस होना चाहिए, क्योंकि ये इस्तेमाल ही नहीं हुआ तो कॉस्ट का पार्ट कैसे बन सकता है। तो सिंपली ओपनिंग मटेरियल प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू 256,000, विच इज द डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड। अब हमें पहली जो फिगर चाहिए थी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड स्टेटमेंट बनाने के लिए, वो फिगर थी कि मटेरियल कितना लगा, तो हमने मटेरियल की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। दूसरा क्या है कि हम ये देखेंगे, अभी हमने बात की है वो इन्वेंट्री जो कि रॉ फॉर्म में पड़ी थी और एंड में भी रॉ फॉर्म में पड़ी है, उसकी बात की। रॉ फॉर्म में महीने के शुरू में इतने इन्वेंट्री पड़ी थी, परचेजेस इतनी हो गई, एंड में इतनी है। कुछ इन्वेंट्री है जो ना रॉ फॉर्म में पड़ी थी ना फिनिश फॉर्म में पड़ी थी, बल्कि इन प्रोसेस फॉर्म में पड़ी थी, तो उसकी कैलकुलेशन भी करनी पड़ेगी। वंस द डायरेक्ट मटीरियल्स आर कैलकुलेटेड, the direct labor and manufacturing overhead for the period can be added to the total manufacturing cost for the period। यानी हमने कहा कि मटेरियल की अमाउंट हमने कैलकुलेट कर ली है, उसके बाद जितनी भी लेबर कॉस्ट आई है उसे ऐड कर देंगे, फिर जितने मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड आए हैं, क्योंकि हम कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड लगा रहे हैं यानी कि प्रोडक्ट कॉस्ट निकाल रहे हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड भी ऐड कर देंगे। यही 3 चीजें हमने पढ़ी थी कि प्रोडक्ट कॉस्ट का पार्ट बनती हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड या फैक्ट्री ओवरहेड कह लें इसको। उसके बाद हम एक मजीद कैलकुलेशन करेंगे कि जो वर्क इन प्रोसेस, यानी कि अगर कोई इन्वेंट्री महीने के शुरू में इस फॉर्म इंटरिम स्टेट में पड़ी हुई है, ना वो कंप्लीट है और ना वो रॉ है, उम्मीद की जा रही है कि वो जाहिर बात है महीने में कंप्लीट हो गई होगी, क्योंकि वो प्रोसेस में थी, अब इस महीने में वो कंप्लीट हो गई होगी और मैन्युफैक्चर हो गई होगी। इसी तरह कोई इन्वेंट्री अगर एंड में भी इनकम्प्लीट पड़ी हुई है, ये वर्क इन प्रोसेस की फॉर्म में है, तो उसकी अमाउंट हम माइनस करेंगे, क्योंकि हमें नजर आ रहा है कि ये कंप्लीट नहीं हुई है, तो कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड का पार्ट तो नहीं है, तो वो क्लोजिंग इन्वेंट्री वर्क इन प्रोसेस की तो बन जाएगी, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का पार्ट नहीं होगी, इसलिए उसको माइनस कर देंगे। वर्क इन प्रोसेस यूनिट्स हैव बीन स्टार्टेड बट नॉट फिनिश्ड, दे हैव सम वैल्यू बट नॉट एज मच एज they will when they are completed, and there are beginning and ending inventories of work in process. We must adjust total manufacturing cost for the time for the inventories of WIP. When that is done, we will have the total cost of goods that were completed and transferred to work in process inventory to finish goods inventory during the टाइम पीरियड। उसने यही कहा हुआ है कि जब ओपनिंग इन्वेंट्री वर्क इन प्रोसेस की भी ऐड कर देंगे और क्लोजिंग ऐड कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि जो मैन्युफैक्चर होके फिनिश गुड्स में चले गए आइटम, उनकी कॉस्ट क्या थी। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को भी हम दोबारा पढ़ लेते हैं। ये कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड का क्वेश्चन है। ब्लू डेनिम कंपनी मेक्स ब्लू जीन, वही डेटा है। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मई, Blue Denim purchased 210,000 of material and incurred direct labor cost of 135,000 and manufacturing overhead of 150,000। ये वही डेटा है, सिर्फ इसमें क्या ऐड हो गया है, इसमें डेटा में कुछ चीजें ऐड हो गई हैं, यानी कि इसमें लेबर कॉस्ट भी बता दी गई है और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड भी बता दिए गए हैं।
ऑन May 31 मटीरियल इन्वेंट्री इक्वल 22,000, इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन इज एज फॉलो। अब इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन में इसने मजीद एक चीज दे दी है। पिछली बार जब ये क्वेश्चन हम कर रहे थे, मटेरियल की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे थे, तो सिर्फ ओपनिंग मटेरियल की वैल्यू थी और क्लोजिंग मटेरियल की वैल्यू थी। अब उसने वर्क इन प्रोसेस के ओपनिंग यानी 1 मई का मतलब ये है कि इस महीने का ओपनिंग हो गया, और 31 मई का मतलब ये है कि इस महीने का क्लोजिंग हो गया। तो इसने आपको वर्क इन प्रोसेस की ओपनिंग भी बता दी और वर्क इन प्रोसेस की क्लोजिंग भी बता दी, और आपसे कहा गया है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड फॉर द मंथ ऑफ मई कैलकुलेट करें। वही फॉर्मूला है, डायरेक्ट मटेरियल पहले कैलकुलेट कर लें। अच्छा, डायरेक्ट मटेरियल आपके पास दो ऑप्शन है, या तो यहीं पे कैलकुलेट कर लें, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, या आप उसको डायरेक्ट डाल दें, या यहाँ पे वर्किंग वन लिख के नीचे कहीं वर्किंग कर दें कि डायरेक्ट मटेरियल की जो वैल्यू है वो कैसे आई है, ओपनिंग इन्वेंट्री को परचेजेस ऐड किए हैं और क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस की है, तो टोटल 256,000 आ गया, और ये यहाँ पे लिखा हुआ है। जिस तरह आपने यहाँ पे वर्किंग वन डाल के जिस तरह आपने ये कैलकुलेशन की थी पहले डायरेक्ट मटेरियल को कैलकुलेट करने के लिए, ये वाली आप एग्जैक्टली इसी तरह वर्किंग वन डाल के नीचे वर्किंग कर सकते हैं। डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट आ गई, डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट एग्जैक्टली क्वेश्चन में लिखी है, ऐड कर देंगे। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड की कॉस्ट भी डायरेक्टली क्वेश्चन में दी गई है, कुछ कैलकुलेट नहीं करना, फिर ऐड कर देंगे। यानी टोटल गुड्स अवेलेबल टू बी मैन्युफैक्चर्ड जो थे वो 541,000 थे। इसके अंदर WIP का ओपनिंग बैलेंस ऐड कर दें, क्योंकि हमें ये पता है कि जो वर्क इन प्रोसेस महीने के शुरू में पड़ा था वो उम्मीद है इस महीने में प्रोड्यूस हो गया होगा, और जो एंड में वर्क इन प्रोसेस में पड़ा है इसका मतलब यही है कि वो मैन्युफैक्चर्ड तो नहीं है बल्कि किसी इंटरिम फॉर्म में पड़ा हुआ है। तो उसकी कॉस्ट ओपनिंग की ऐड कर देंगे और क्लोजिंग की माइनस कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। अभी तक हमने पूरा प्रोसेस डिस्कस कर लिया है कि कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चरिंग को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। जब हम कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड कैलकुलेट कर लेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड को अगर हम उर्दू में ट्रांसलेट करें तो बनता है वो गुड्स या वो प्रोडक्ट जो महीने में या पीरियड के अंदर बना ली गई हैं। अब जब हम कॉस्ट ऑफ गुड सेल करेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का मतलब है वो जो बेच दी गई हैं, तो उसमें और इसमें सिर्फ और सिर्फ जो फर्क होगा वो फिनिश गुड का होगा। टू मीट एक्सटर्नल रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट, कॉस्ट मस्ट बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज, प्रोडक्शन, सेलिंग एंड एडमिट। जैसे मैंने आपसे कहा, प्रोडक्ट कॉस्ट और पीरियड कॉस्ट को हम सेग्रीगेट करते हैं जब हम इनकम स्टेटमेंट में रिपोर्ट करते हैं, और ये सेलिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट पीरियड कॉस्ट है, और प्रोडक्शन कॉस्ट वही कॉस्ट है जो हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं इस वक्त। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, अब कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड का लफ्ज नहीं यूज किया हुआ, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का वर्ड यूज किया है। कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड क्या था, जो गुड्स बना दिए गए हैं, फिनिश कर दिए गए हैं, उनकी कॉस्ट क्या थी। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब है जो गुड्स बेच दिए गए हैं उनकी कॉस्ट क्या है। Cost of goods sold represents the cost of goods sold that were sold during the period and therefore transferred from finished goods inventory on the balance sheet to cost of goods sold on income statement. Cost of goods sold is calculated as this. Simply cost of goods sold में कैसे कैलकुलेट होगी, cost of good manufactured कैसे कैलकुलेट करनी है, ये आपने निकाल ली है, ये हमने पीछे देख लिया है। उसके अंदर अगर आप फिनिश गुड्स का ओपनिंग बैलेंस ऐड कर दें और फिनिश गुड्स का एंडिंग बैलेंस माइनस कर दें, तो आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल आएगा। और इसकी भी लॉजिकल जस्टिफिकेशन बिल्कुल क्लियर है। जो गुड्स आपके पास फिनिश फॉर्म में, यानी इस महीने में बनाए नहीं लेकिन फिनिश फॉर्म में महीने के शुरू में पड़े हुए थे, वो उम्मीद है कि इस महीने में सेल हो गए होंगे, तो उसकी जो कॉस्ट है वो ऐड होनी चाहिए। इसी तरह इस महीने में जो गुड्स बना लिए गए लेकिन सेल नहीं हुए, एंडिंग इन्वेंट्री में पड़े हुए हैं, उसकी कॉस्ट माइनस हो जानी चाहिए, क्योंकि हम निकाल रहे हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो इसीलिए फिनिश गुड की ओपनिंग इन्वेंट्री यहां पे ऐड हो जाएगी, साइन ना होने का मतलब प्लस है, और एंडिंग इन्वेंट्री माइनस हो जाएगी। और दिस इज द फॉर्मेट फॉर कैलकुलेटिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अगेन उसी तरह का क्वेश्चन है
और उसके अंदर हमने एक चीज मजीद ऐड कर देनी है, एंड दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की, यानी फिनिश गुड्स की जो अमाउंट है वो मजीद ऐड कर देनी है। ब्लू डेनिम कंपनी मेक्स ब्लू जीन्स। अच्छा, अब हम थोड़ा सा और स्पेसिफिक बातें करते हैं। जब भी अब फॉर्मेट की भी बात कर लेते हैं, नीचे कॉस्ट के फॉर्मेट तो आपको बिल्कुल क्लियर हो गए कि नीचे आप वर्किंग करके आप ऐड कर सकते हैं। आप चाहे तो डायरेक्ट इधर लिख दें फॉर्मेट में, चाहे तो वर्किंग करके डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट के लिए अलग एक वर्किंग बना दें, WIP के लिए एक अलग वर्किंग बना दें, और फिनिश गुड्स के लिए एक अलग वर्किंग बना दें और उसको डायरेक्टली ऐड कर दें। दूसरा, जब भी आप कोई स्टेटमेंट बनाएंगे तो सबसे पहले हमेशा उस कंपनी का नाम आएगा जिसकी स्टेटमेंट बनाई जा रही है, चाहे वो कोई भी स्टेटमेंट हो, चाहे वो गुड्स सोल्ड हो, चाहे वो गुड्स मैन्युफैक्चर्ड हो, चाहे वो इनकम स्टेटमेंट हो, चाहे वो बैलेंस शीट हो। उसके बाद स्टेटमेंट का नाम आएगा जो भी स्टेटमेंट बना रहे हैं। इस केस में हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट बना रहे हैं तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट आ गया। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर स्टेटमेंट बना रहे होते तो वो लिख देते। और थर्ड पे हमेशा पीरियड का नाम आएगा, फॉर द मंथ ऑफ मे, फॉर द ईयर 2011, 12, 13 जो भी है। तो इसी फॉर्मेट में हमेशा इसको हेडिंग अकाउंटिंग के अंदर दी जाती है। पहले कंपनी का नाम आएगा, फिर स्टेटमेंट का नाम आएगा और फिर पीरियड आ जाएगा। अब यहां पे क्वेश्चन दोबारा मैं पढ़ लेता हूं। Blue Denim Company makes blue jeans. During the month of May, 115,000 pairs of jeans were completed at the cost of goods manufactured 575,000। जब भी आप कोई भी अकाउंटिंग का क्वेश्चन पढ़ें, चाहे वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का है, चाहे वो कॉस्ट अकाउंटिंग का है, the most important thing is that you must read the question carefully। यहां पे देखें कि उसने पेयर की क्वांटिटी बताई हुई है, ये अमाउंट नहीं है, और कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड की अमाउंट डायरेक्टली उसने आपको बता दी है। अब आपको ये कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है जैसे आपने पहले की है। अगर पूरी की पूरी अमाउंट ही उसने बता दी है और इंडिविजुअल डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, FOH ये अलग अलग से नहीं बताया, तो आपको फिलहाल जरूरत नहीं है उसको कैलकुलेट करने की। एंड में उसने मजीद एक डेटा दे दिया, सपोज दैट ऑन May 1 यानी कि मंथ के स्टार्ट पे ब्लू डेनिम हैड 10,000 यूनिट्स इन द फिनिश गुड्स इन्वेंट्री कॉस्टिंग 50,000। हमारे यहाँ पे जो मेन कंसर्न है वो कॉस्ट है, तो उसने ये बता दिया कि ओपनिंग फिनिश गुड्स की जो आइटम की जो वैल्यू है वो 50,000 थी, एंड ऑन 31st May द कंपनी हैड 26,000 यूनिट्स इन द फिनिश गुड्स इन्वेंट्री कॉस्टिंग 130,000। तो ये भी उसने बता दिया कि फिनिश गुड्स की क्लोजिंग इन्वेंट्री की अमाउंट क्या है। तो सिंपली हमने जिस तरह देखा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड की अमाउंट हमें मिली हुई है, उसके अंदर हमने इन्वेंट्री का, फिनिश गुड की इन्वेंट्री का ओपनिंग ऐड कर दिया, क्लोजिंग लेस कर दिया, और हमारे पास स्टेटमेंट फॉर्म होगी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अब यहाँ पे क्योंकि हमने इसके अंदर स्टेप बाय स्टेप देखा है, तो इसलिए स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं क्वेश्चन को बेस बनाने के लिए। हो सकता है ये सारा डेटा एक ही क्वेश्चन में होता तो आप पूरी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इधर कैलकुलेट कर लेते। हो सकता है इसी क्वेश्चन में डायरेक्ट मटेरियल का ओपनिंग भी दिया होता, उसकी परचेजेस भी दी होती, उसका क्लोजिंग बैलेंस भी दिया होता, फिर डायरेक्ट लेबर की भी वैल्यू दी होती, फिर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड की भी वैल्यू दी होती, फिर आपके पास WIP का ओपनिंग और क्लोजिंग की भी वैल्यूज होती, और फिनिश गुड्स की ओपनिंग और क्लोजिंग की भी वैल्यूज होती। तो यहाँ पे क्योंकि क्वेश्चन के अंदर आपको सारा कुछ जो है वो नहीं डेटा दिया हुआ, स्टेप बाय स्टेप हम चीजों को सीख रहे हैं, तो जो डेटा अवेलेबल है उससे हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मैन्युफैक्चर्ड कर ली। एक और चीज की रिक्वायरमेंट इन्होंने की हुई है क्वेश्चन में, कैलकुलेट द नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ जीन्स दैट हैव बीन सोल्ड। उसने आपसे पूछा, और क्वेश्चन देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं इसको, उसने पूछा कि कॉस्ट तो आपने निकाल ली, अब वो नंबर्स में पूछ रहा है। वो ये पूछ रहा है, ये बता दें कि मई के दौरान ब्लू डेनिम कंपनी ने कितनी जीन्स सेल की होंगी। अब डेटा देख लें, डेटा में वो आपको खुद बता रहा है कि ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मई 115,000 जीन्स वर कंप्लीटेड, यानी कि इस महीने में 1,15,000 जीन्स डेनिम कंपनी ने बनाई थी। 10,000 जो है जो फिनिश्ड गुड्स है यानी कि जीन्स की, वो
महीने के स्टार्ट में पड़ी हुई थी और 26,000 यूनिट मंथ के एंड में पड़े हुए। तो जाहिर बात है जो स्टार्ट में पड़ी हुई थी और जो उन्होंने खुद बनाए, इन दोनों को अगर प्लस कर लें तो ये वो गुड्स हैं जो मैक्सिमम अवेलेबल हैं फॉर सेल। उसमें से 26,000 ऐसे हैं जो सेल नहीं हुए। तो सिंपली ओपनिंग यूनिट्स प्लस फिनिश्ड ड्यूरिंग द मंथ माइनस अवेलेबल इन इन्वेंट्री या फिनिश के जो यूनिट्स हैं, तो 99,000 यूनिट्स जीन्स के ऐसे हैं जो इस महीने में सेल कर दिए। तो आप यूनिट्स में भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं अगर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। सो यू नीड टू रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड यू मस्ट सॉल्व इट अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। अगर इधर सिर्फ रिक्वायरमेंट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट की होती तो यूनिट्स कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं थी, और अगर इस क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट सिर्फ यूनिट्स की होती तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं थी। सो रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड आंसर इट अकॉर्डिंगली। ये अगेन एक फॉर्मेट मैंने रखा हुआ है, ये कोई क्वेश्चन नहीं है इसके पीछे। इस फॉर्मेट में और जो आपने स्टडी किया उसमें कोई फर्क नहीं है, इसमें सिर्फ एक फर्क है। एग्जैक्टली वही बात हुई हुई है। रॉ मटेरियल डायरेक्ट मटेरियल कैलकुलेट किया हुआ है। कैसे कैलकुलेट किया है? उसकी ओपनिंग है, परचेजेज है, क्लोजिंग है, और इन दोनों को उसने पहले सम कर लिया है। आप चाहें तो डायरेक्टली माइनस करके एंड में सम कर लें, और क्लोजिंग को माइनस किया हुआ है और नेट निकाल लिया। 123,000 ओपनिंग थी, 100,000 कॉस्ट जो है वो परचेजेस की हुई, 23,000 का मटेरियल अभी भी पड़ा हुआ है, $200,000 का डायरेक्ट मटेरियल कैलकुलेट हो गई। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 20,000 की है, वो डायरेक्ट ऐड हो गए। अब उसमें सिर्फ फर्क ये है कि इस केस में फैक्ट्री ओवरहेड की टोटल अमाउंट उसने नहीं बताई, बल्कि उसने आपको फैक्ट्री ओवरहेड के भी हर आइटम की वैल्यू अलग बता दी। तो वो आपने सम करके कैलकुलेट करनी है। जैसे मैंने आपसे कहा था, फैक्ट्री ओवरहेड, इनडायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट लेबर, और जो रेलेवेंट कॉस्ट है जैसे डेप्रिसिएशन किसी ऐसी मशीनरी की है जो मैन्युफैक्चरिंग में यूज हो रही है, या रेंट किसी ऐसे प्रेमिसेस का है जो मैन्युफैक्चरिंग में यूज हो रहा है, तो उन सबको हम इनडायरेक्ट कॉस्ट बोलते हैं, यानी कि फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट होगी। तो इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग लेबर की अगर कॉस्ट दी गई है, यूज तो मैन्युफैक्चरिंग की वजह से हुआ है, जिसमें आपके फैक्ट्री का शायद चौकीदार भी मौजूद होगा जो उसका सिक्योरिटी गार्ड है। कोई सप्लाईज हैं जो डायरेक्टली फैक्ट्री में तो यूज हुई हुई है लेकिन मटेरियल में ट्रेस नहीं हो सकती। इसी तरह कोई यूटिलिटी बिल है, कोई इलेक्ट्रिसिटी आपके पावर के चार्जेस हैं, जिसमें आपके सुई गैस का बिल भी हो सकता है, पाकिस्तान के कंटेक्स्ट में देखें। और उन इक्विपमेंट्स की डेप्रिसिएशन जो के मैन्युफैक्चरिंग में यूज हुए हैं, अगर ये डेप्रिसिएशन उन इक्विपमेंट्स की होती जो मैन्युफैक्चरिंग में यूज नहीं हुए तो ये एफओएच का पार्ट नहीं बनते, बल्कि पीरियड कॉस्ट में हम इसको कहीं जाकर देखते हैं। यहाँ पे बस ये एक एडिशनल चीज थी इस फॉर्मेट में, बाकी ये फॉर्मेट एग्जैक्टली वैसा है जैसा हमने सीखा है। उसके बाद WIP का ओपनिंग ऐड हो गया है, WIP का क्लोजिंग लेस हो गया है, फिनिश गुड्स का ओपनिंग ऐड हो गया है, फिनिश गुड्स का ओपनिंग लेस हो गया है, और एंड में आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट हो गई है। आपने आज के जो आपका टॉपिक था उसके अंदर आपने बेसिकली सीखा कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे कैलकुलेट होगी। ये उसी की रेपिटेशन है। कैलकुलेट्स द कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर के बारे में दोबारा कुछ बताया गया है। कैलकुलेट्स द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड यूज इन प्रोडक्शन। कैलकुलेट्स द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एसोसिएटेड विद गुड्स दैट वर फिनिश ड्यूरिंग द पीरियड। और ये हमने देखा कि डायरेक्ट मटेरियल में कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड में हमने ये भी देखा कि डायरेक्ट लेबर कॉस्ट क्या है, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट क्या है, और ओवरहेड कॉस्ट क्या है। और हमने एंड में कैलकुलेट किया कि बेसिकली सारी कॉस्ट जो उन यूनिट से रिलेटेड थी जो के महीने के या पीरियड के दरमियान में मैन्युफैक्चर हुए, उसकी कॉस्ट को हमने एलोकेट किया। ये वही फॉर्मेट दोबारा दिया हुआ है तो इसको हम फिर स्किप करेंगे। एग्जैक्टली वही बातें की हुई है। इसमें इन्वेंट्री कैलकुलेट करना सिखाया है, फिर आपका लेबर और ओवरहेड ऐड हो गया है तो आपकी टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कैलकुलेट हो गई है। और मैंने आपको कल ये बताया था कि लेबर कॉस्ट और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को मिला के कन्वर्जन कॉस्ट बोलते हैं।
मटेरियल को और लेबर को मिला के प्राइम कॉस्ट बोलते हैं। ये हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। तो अगर किसी क्वेश्चन में सिर्फ प्राइम कॉस्ट दे दी गई है और ओवरहेड दे दी गए हैं तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली प्राइम कॉस्ट की वैल्यू लिखें और ओवरहेड की वैल्यू लिखें तो आपका टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ जाएगा। इसी तरह अगर किसी क्वेश्चन में सिर्फ लेबर और ओवरहेड कॉस्ट नहीं दी हुई, कन्वर्जन कॉस्ट दी हुई है और मटेरियल की कॉस्ट दी हुई है, अगेन यू हैव टू ऐड बोथ टू सम अप एंड कम टू द पॉइंट ऑफ टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। इसी तरह अगर किसी क्वेश्चन में टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ही दे दी गई है तो फिर आपको ये सारी कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है। सिंपल इस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में फिनिश गुड्स को ऐड करें और ओपनिंग बैलेंस को, और फिनिश गुड्स के क्लोजिंग बैलेंस को माइनस करें और आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल आएगी। जो यहाँ पे बात की हुई ये आपकी कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर निकल आई, और उसके बाद आपने WIP का प्लस ओपनिंग और क्लोजिंग प्लस किया और क्लोजिंग माइनस किया, और एंड में आपने फिनिश गुड्स का करना है इसी तरह। ये भी रिपीटेशन है, और हमने ये कहा कि बेसिकली अल्टीमेटली फ्लो होके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड किस स्टेटमेंट में जाएगा, इनकम स्टेटमेंट में, जो कि सेल से माइनस होगा। और सेल में से जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की फिगर माइनस होती है तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है, जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हमने देखा था। लेकिन यहाँ पे हमारा मेजर कंसर्न था कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, क्योंकि उसकी डिटेल, इतनी डिटेल हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में नहीं देखी होगी, और अब हमने डिटेल में देखा कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे कैलकुलेट किया जाता है। उसके बाद कंपनी इनकम स्टेटमेंट में क्या करती है कि जितने भी ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो प्रोडक्ट से रिलेट नहीं कर रहे होते, वो उसके बाद सेलिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में क्लासिफाई करके डायरेक्टली ग्रॉस प्रॉफिट के बाद माइनस कर देती है, और उसके बाद नेट प्रॉफिट निकलता है इनकम स्टेटमेंट के अंदर। यहाँ पे एक छोटी सी इलस्ट्रेशन भी कर लेते हैं आपकी नॉलेज टेस्ट करने के लिए। बिगिनिंग रॉ मटेरियल इन्वेंट्री वाज 32,000 ड्यूरिंग द मंथ $276,000 of raw material was purchased. Account at the end of the month revealed that $28,000 of raw material was still present. What is the cost of direct material? जो हमने सीखा, उसने कहा पीरियड के शुरू में $32,000 यानी $32,000 की इन्वेंट्री पड़ी हुई थी। पीरियड के दरमियान मंथ जो है उसके दरमियान हमने $276,000 की रॉ मटेरियल और खरीद लिया, और आखिरी में जब हमने काउंट किया तो देखा कि $28,000 $28,000 की जो इन्वेंट्री है वो अभी भी पड़ी हुई है आपके वेयर हाउस में। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब वो आपसे पूछ रहा है कितना मटेरियल है जो यूज हुआ है। तो हमने डायरेक्ट मटेरियल का जो कैलकुलेट करने के लिए देखा था कि ओपनिंग इन्वेंट्री को परचेजेस से ऐड कर देते हैं और क्लोजिंग से माइनस कर देते हैं। तो 32,000 जब हम ऐड करेंगे 276,000 में तो आंसर इज 304,000। तो ये हमारा टोटल रॉ मटेरियल हो गया। उसमें से हम क्लोजिंग माइनस करेंगे 308,000 आंसर था, और उसमें हम 28,000 माइनस करेंगे तो आंसर वुड बी 280,000। तो मटेरियल की कॉस्ट जो बनती है वो 280,000 बनती है, और ये उसकी कैलकुलेशन करके भी दिखाया गया है कि ओपनिंग इन्वेंट्री में जब आप परचेजेस ऐड कर देंगे तो इसका टोटल ये आ जाएगा, और क्लोजिंग माइनस कर देंगे तो 280,000 आ जाएंगे। सो दिस इज द अमाउंट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल दैट इज यूज इन कॉस्ट ऑफ गुड, दैट इज द पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड स्टेटमेंट। दूसरा क्वेश्चन आपसे ये है कि डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड इन प्रोडक्शन टोटल 280,000, उसी का आगे कह ले के एक स्टेप फॉरवर्ड है। 280,000 का आंसर हमारा आ गया था और क्वेश्चन में भी दे दिएगा। डायरेक्ट मटेरियल वाज 375,000, डायरेक्ट मटेरियल की वैल्यू खुद ही बता दी गई। फैक्ट्री ओवरहेड की वैल्यू खुद बता दी गई। व्हाट वर टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इनकर्ड फॉर द मंथ। हमने कहा टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या होती है, रॉ मटेरियल के टोटल की वैल्यू जो 280,000 है, उसमें लेबर कॉस्ट ऐड करेंगे और फैक्ट्री ओवरहेड की टोटल कॉस्ट ऐड करेंगे तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड आ जाएगी।
तो 280,000 प्लस 375,000, आई थिंक दिस इज 655,000। कैलकुलेटर से आप चेक कर सकते हैं। और उसमें 180,000 आप ऐड करेंगे तो ये 835,000 होनी चाहिए। और आपके पास कैलकुलेशन भी यहाँ पे डिपेक्ट हो रही है कि मटेरियल की कॉस्ट में लेबर कॉस्ट ऐड हुई, ओवरहेड ऐड हुए, और आंसर आ गया $835। मजीद एक आपको डेटा दे दिया गया कि बिगिनिंग वर्क इन प्रोसेस वाज $125,000। उसने WIP का ओपनिंग बैलेंस भी बता दिया। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इनकर्ड फॉर द मंथ वर $835,000। ये हमने पहले कैलकुलेट भी की, लेकिन यहाँ पे उसने हमें डायरेक्ट बता दी। इंडिविजुअल एलिमेंट, रॉ मटेरियल का ओपनिंग, परचेजेस, क्लोजिंग, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट फैक्ट्री ओवरहेड, ये नहीं बताया, बल्कि टोटल कॉस्ट ही बता दी। अब WIP का भी ओपनिंग पता है हमें। देयर वर 200,000 ऑफ partially finished good remaining in work in process inventory at the end of the month। पार्शली फिनिश गुड का मतलब वर्क इन प्रोसेस ही होता है। पार्शली का मतलब ये है कि वो अभी मुकम्मल तौर पे फिनिश नहीं हुए, तो वर्क इन प्रोसेस ही है। सो जस्ट रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड अंडरस्टैंड इट। ये फिनिश गुड नहीं है, बल्कि वर्क इन प्रोसेस का ही क्लोजिंग बैलेंस है। और उसने पूछा है कि कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड में क्या होता है कि आपकी जो कॉस्ट है जो आपने कैलकुलेट की है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है, उसको उसमें आप WIP को के ओपनिंग को ऐड कर देते हैं, क्योंकि वो अब कंप्लीट होके मैन्युफैक्चर हो गए होंगे। और क्लोजिंग, क्योंकि अभी तक मैन्युफैक्चर नहीं हुए, पता लग रहा है, उसको हम माइनस कर देते हैं। तो $125,000 में $835,000 आप ऐड कर देंगे, जो कि बनता है $960,000। और उसमें $200,000 को माइनस कर देंगे, तो आंसर आपका बनता है $760,000। और ये इसकी कैलकुलेशन है कि बिगिनिंग वर्क इन प्रोसेस में मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जितनी इनकर्ड हुई हैं उसको ऐड कर देंगे और माइनस करेंगे क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस को, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कैलकुलेट हो जाएगी। और इसी की फर्दर एक एक्सटेंशन है जिसके अंदर हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आई थिंक कैलकुलेट करेंगे कि बिगिनिंग फिनिश गुड की अमाउंट भी उसने दे दी $130,000, और उसने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की अमाउंट डायरेक्ट बता दी। द कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड की फॉर द मंथ वाज $760,000। द एंडिंग फिनिश गुड्स इन्वेंट्री वाज $150,000। उसने फिनिश गुड्स की एंडिंग इन्वेंट्री भी बता दी, और उसने आपसे कहा व्हाट वाज द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फॉर द मंथ। यानी कि ये फिनिश गुड्स वो है जो महीने के शुरू में ही पड़े थे, तो उम्मीद की जा रही है कि ये सेल हो गए होंगे, क्योंकि क्लोजिंग में ये नहीं पड़े हुए। क्लोजिंग की अमाउंट यहाँ पे पड़ी हुई है, और महीने के दौरान जो हमने बनाए हैं वो 7,60,000 के, यानी $760,000 के हैं। तो ओपनिंग वैल्यू या ओपनिंग इन्वेंट्री की वैल्यू हम ऐड करेंगे, उसके अंदर हम कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर ऐड करेंगे, क्लोजिंग फिनिश गुड को माइनस करेंगे, क्योंकि फिनिश गुड अगर ये क्लोजिंग में पड़े हुए हैं तो उसका मतलब सेल तो नहीं हुए, हमारे पास फिनिश की फॉर्म में पड़े हुए हैं, तो इसीलिए हम इसको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ऐड नहीं करेंगे। और इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 740,000। और यहाँ पे दिया हुआ है इसने पहले ओपनिंग बैलेंस को ओपनिंग इन्वेंट्री की अमाउंट में टोटल कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर ऐड की है, 890,000 आ गया, और उसमें से 150,000 माइनस कर दिए जो कि फिनिश गुड की वैल्यू है, और हमारे पास क्लोजिंग की अमाउंट आ गई है। उसके बाद इनकम स्टेटमेंट की बात हो रही है। इनकम स्टेटमेंट, मैंने आपसे कहा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड स्टेटमेंट इनकम स्टेटमेंट का ही पार्ट बनती है। अब मैंने आपसे पिछली क्लास में ये बताया था कि मर्केंडाइजिंग कंपनी वो कंपनी होती है जो कि प्रोडक्ट को फिनिश गुड में ही परचेज करती है और उस पे अपना प्रॉफिट रख के आगे बेच देती है। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ऑन द कॉन्ट्ररी वो कंपनी है जो रॉ मटेरियल परचेज करती है, उसको फिनिश गुड में कन्वर्ट करती है और उसके बाद फिर सेल कर देती है। नॉर्मली रिटेलर बिजनेस और होलसेलर बिजनेस मर्केंटाइजिंग कंपनी है।
और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इटसेल्फ जो है वो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है। तो ये जो अभी हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड देखी, ये कॉम्प्लेक्स थी और ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की थी। और उसको कैसे पता लगा हमें? उसके अंदर रॉ मटेरियल भी था और वर्क इन प्रोसेस भी था। अगर मर्केंटाइजिंग कंपनी होती तो रॉ मटेरियल और वर्क इन प्रोसेस होता ही नहीं, फिनिश गुड में ही प्रोडक्ट परचेज की जाती है, फिनिश गुड में ही सेल की जाती है। अगर मर्केंडाइजिंग कंपनी की कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड स्टेटमेंट कैलकुलेट करनी हो तो बहुत ही आसान काम है, इतनी कॉम्प्लेक्सिटी की जरूरत ही नहीं है। साल के शुरू में जो इन्वेंट्री पड़ी हुई है उसके अंदर परचेजेज आप ऐड कर दें और क्लोजिंग इन्वेंट्री को माइनस कर दें यहाँ पे, और आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड स्टेटमेंट आ जाएगी। ये सारी चीजें मर्केंडाइजिंग में जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसने जब मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं की तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट भी कोई नहीं होगी, एफओएच भी कोई नहीं होगा, वर्क इन प्रोसेस भी नहीं होगा और फिनिश गुड्स भी नहीं होंगे। तो बस सिंपली ओपनिंग इन्वेंट्री में आप परचेजेस ऐड करें और क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस करें, तो मर्केंडाइजिंग कंपनी की कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैलकुलेट हो सकती है और उसके अंदर कोई खास कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की क्योंकि कंसर्न भी कॉस्ट अकाउंटिंग में हमारा उस पर ज्यादा होता है और उसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी ज्यादा होती है, तो हमने वो सीखी कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड स्टेटमेंट किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की कैसे बनाई जाती है। इसकी इन्वेंट्री फ्लो की फिलहाल हमें जरूरत नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं कॉस्ट क्लासिफिकेशन फॉर डिसीजन मेकिंग। सिंपली हमें कुछ और कॉस्ट की क्लासिफिकेशन का पता होना चाहिए डिसीजन मेकिंग में। इससे पहले हमने मुश्किल वाली चीजें देख ली हैं। हमें यह पता है फिक्स कॉस्ट क्या होती है, हमें पता है वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है। डिफरेंट क्लासिफिकेशन में हमें यह भी पता है पीरियड कॉस्ट क्या होती है, हमें यह पता है प्रोडक्ट कॉस्ट क्या होती है। एवरी डिसीजन इन्वॉल्व्स अ चॉइस बिटवीन टू अल्टरनेटिव। जब कंपनी की डिसीजन मेकिंग होती है तो जाहिर है कि कंपनी के पास डिफरेंट अल्टरनेटिव होते हैं। फॉर एग्जांपल कंपनी के पास चॉइस है कि प्रोडक्ट ए बनाई जाए या प्रोडक्ट बी बनाई जाए, और उन अल्टरनेट की बेसिस पे डिसीजन मेकिंग होती है कि कंपनी अपनी नई प्रोडक्ट कौन सी लॉन्च करे। ओनली दोज कॉस्ट एंड बेनिफिट दैट डिफर बिटवीन द अल्टरनेटिव आर रेलेवेंट टू द डिसीजन। ऑल अदर कॉस्ट एंड बेनिफिट कैन एंड शुड बी इग्नोर्ड। कॉस्ट अकाउंटिंग में हमारा जो पर्पस है वो एक्सपेंसेस को रिपोर्ट करना नहीं है, बल्कि डिसीजन मेकिंग का पर्पस है। अब यहाँ पे कहा यह गया है अगर दो अल्टरनेटिव के दरमियान कंपैरिजन हो रहा है तो उनके दरमियान कंपैरिजन में सिर्फ वो कॉस्ट यूज होनी चाहिए जो दोनों में अलग अलग है। जो दोनों में कॉमन कॉस्ट है उसे यूज करने का कोई फायदा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एक लेबर है जिसके 10,000 एक प्रोडक्ट ए बनाने में भी लगने और प्रोडक्ट बी बनाने में भी लगने हैं, तो हमें तो अल्टरनेटिव के डिसीजन मेकिंग में जो कॉस्ट एडिशनल लग रही है, डिफरेंट लग रही है, उसकी बेसिस पे डिसीजन लेना है। अगर तो एक ही कॉस्ट दोनों में इनकर होगी तो उसको अपनी कैलकुलेशन में शामिल करके कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाने का क्या फायदा। तो हम सिर्फ ऑल्टरनेटिव के दरमियान जब सिलेक्शन कर रहे होंगे, जब दो डिफरेंट चॉइस में से सिर्फ एक चूज करने का ऑप्शन हो, तो हम वो कॉस्ट कंसिडर करेंगे जो दोनों के दरमियान डिफरेंट है, और वो कंसिडर नहीं करेंगे दोनों के दरमियान एक ही है। कॉस्ट एंड रेवेन्यू दैट डिफर बिटवीन द ऑल्टरनेटिव एग्जाम्पल दे दी गई है। यू हैव अ जॉब पेइंग 1500 पर मंथ इन योर होम टाउन। You have a job offer in a neighboring city that pay 2,000 per month. The commuting cost to the city is 300,000. तो हम यहाँ पे पहले देखेंगे, डिफरेंशियल निकालेंगे कि अगर आपको दो जॉब ऑफर हो कि एक जॉब है जो आपको 1500 पर मंथ दे रही है और आपको अपने होम टाउन में रहने का मौका मिलता है, और एक जॉब है जो 2000 पर मंथ दे रही है जिसमें आपको कहीं ट्रैवल करना पड़ता है और आपकी जो कम्यूटिंग कॉस्ट है सिटी की जो उस जॉब के लिए वो 300 है। तो हम कैसे डिफरेंशियल निकालेंगे? जॉब बी जो है उसमें 500 का फायदा है, लेकिन डिफरेंशियल कॉस्ट जो है जो कम्यूटिंग बियर करनी पड़ती है वो $300 की है। तो जॉब बी जो $2000 वाली है उसके अंदर $200 का फायदा है, और इसके अंदर हमने डिफरेंशियल निकाल के देखा है कि ये कैसे है। अगर इसके अंदर कोई ऐसी कॉस्ट होती जो कॉमन होती, यानी कि दोनों जॉब में एक स्टॉप तक जाना होता
और पहली जॉब जो थी वो उसी स्टॉप पे थी और दूसरी स्टॉप आगे फर्दर जाना होता, तो हम जो पहले स्टॉप तक की कम्यूटिंग कॉस्ट थी वो इस डिसीजन मेकिंग में इग्नोर करते, क्योंकि हमारा कंसर्न क्या होता है, जो एडिशनल कॉस्ट बियर हो रही है। तो इसलिए वहां पे लिखा था कि जो ऑल्टरनेटिव्स के दरमियान डिफरेंट कॉस्ट होगी, यहाँ पे 300 एक जॉब में बियर करनी पड़ रही है और दूसरे जॉब में बियर नहीं कर रही, तो डिफरेंशियल कॉस्ट है, इसलिए हमने इसको यूज किया। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर गॉन। यानी कि अगर कॉस्ट आपको ये बताई जाए कि आपकी कॉस्ट, जिस तरह में एग्जांपल दी है, एग्जांपल ही पढ़ लेते हैं। इफ यू वर नॉट अटेंडिंग कॉलेज यू कुड हैव अर्न 15,000 पर ईयर, डॉलर पर ईयर, योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है $15,000। अगर आपने जो सेक्रीफाइस किया है उसकी बेसिस पे आप कोई कॉस्ट डिटरमिन कर रहे हैं तो उसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। अगर फाइनेंशियली बात करें तो आपकी कॉलेज अटेंड करने की कॉस्ट वो होगी जो कॉलेज की फीस है, लेकिन अपॉर्चुनिटी क्या है, उसकी वजह से जितने भी सेक्रीफाइसेस किए गए, अगर आप उसकी जगह वजह से कोई जॉब नहीं कर पाए तो उसकी कॉस्ट भी आप ऐड करेंगे कि कॉलेज की अटेंड करने की फीस बेसिकली $15,000 है, क्योंकि अगर ये ना करता तो $15,000 की जॉब कर लेता। तो इस कंसेप्ट को हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। किसी आप ले मैन से अगर पूछेंगे कि कॉलेज अटेंड करने की फीस क्या है, तो वो आपको सिंपली जो फीस स्लिप है उसकी अमाउंट बता देगा। सम कॉस्ट जो होती है वो कॉस्ट होती है जो पास में इनकर होगी और फ्यूचर में डिसीजन मेकिंग से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। आपने 2 साल पहले एक गाड़ी खरीदी थी $10,000 की, तो आज वो आपने ये सोचना है कि अब नेक्स्ट जॉब, 2 जॉब्स में आपको किसका ज्यादा फायदा है, तो वो जो कॉस्ट है वो इररेलेवेंट है, क्योंकि वो पास में हो चुका है, उसका फ्यूचर डिसीजन मेकिंग से कोई ताल्लुक नहीं है। कैन नॉट बी चेंज बाय एनी डिसीजन, दे आर नॉट डिफरेंशियल कॉस्ट एंड शुड बी इग्नोर्ड व्हेन डिसीजन मेकिंग। इसीलिए पास कॉस्ट को इग्नोर कर दिया जाता है। यू बॉट एन ऑटोमोबाइल दैट कॉस्ट $10,000 2 years ago. The $10,000 cost is sunk because whether you drive it, park it, trade it or sell it, you cannot change the decision. अब आप चेंज नहीं कर सकते, वो आपने ले लिया। अब आप सोचें कि मैं उस वक्त जो है इस गाड़ी के बजाय दूसरी गाड़ी ले लेता, तो ये इररेलेवेंट है, इसका डिसीजन मेकिंग में कोई फायदा नहीं है, क्योंकि डिसीजन ले चुके हैं। Suppose you are trying to decide whether to drive or take the train to Portland to attend a concert. आप सोच रहे हैं कि आप करके जाएं या ट्रेन लेके जाएं कॉन्सर्ट के लिए। यू हैव एम्पल कैश टू डू आइदर, बट यू डोंट वांट टू वेस्ट money needlessly. Is the cost of the train ticket relevant in this decision? In other words, should the cost of the train ticket affect the decision making of whether you drive or take the train to the Portland? और आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है, yes the cost of train ticket is relevant, no the cost of train ticket is not relevant. बहुत ही सिंपल बात की गई है। आपके पास पैसे पड़े हुए हैं, आप ये सोच रहे हैं कि मैंने पोर्टलैंड जाना है कॉन्सर्ट पे, अपनी गाड़ी लेके जाऊं या ट्रेन पे लेके जाऊं, ट्रेन पे चला जाऊं, और आपका सिंपल जो कंसर्न है वो मॉनेटरी है कि जिसपे पैसे बचेंगे वो करना है, गाड़ी पे जाएंगे या ट्रेन पे जाएंगे ये पैसों की बेसिस पे डिसाइड होगा। आपसे पूछा गया ट्रेन की टिकट की जो कॉस्ट है ये रेलिवेंट है कि नहीं है, और डेफिनेटली वो रेलिवेंट है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं फ्यूचर डिसीजन मेकिंग की। अगर यहाँ पे लिखा होता कि 1 हफ्ते पहले आप कॉन्सर्ट पे गए थे और उस वक्त आपने सोचा था कि ट्रेन का टिकट लूं या गाड़ी पे जाऊं, तो ये इररेलेवेंट हो जाता, क्योंकि डिसीजन हो चुका है, तब ये संक कॉस्ट बन जाती। अभी ये रेलेवेंट कॉस्ट है। Suppose you are trying to decide whether to drive or take the train to Portland to attend a concert. You have ample cash to do either, but you don't want to waste money needlessly. Is the annual cost of licensing your car relevant to this decision making? और इसका आंसर है no, the licensing cost is not relevant. यहाँ पे पूछा गया वही सिनेरियो कि आप कॉन्सर्ट पे जाना चाह रहे हैं, ड्राइव करके जाएंगे या ट्रेन पे जाएंगे। आपका प्योर कंसर्न डिसीजन मेकिंग में यह है कि कम पैसे लगे, तो लाइसेंस की रिन्यूअल फीस रेलेवेंट है कि नहीं, और आंसर इसलिए नो है क्योंकि लाइसेंस की रिन्यूअल फीस चाहे आप ट्रेन पे जाएं चाहे आप गाड़ी पे जाएं आपने देनी ही है, इसीलिए आपका
आंसर नो है। सपोज दैट योर कार कुड बी सोल्ड नाउ फॉर $5,000, इज दिस कॉस्ट अ सम कॉस्ट? और आंसर इज नो, बिकॉज अब फ्यूचर की बात हो रही है कि आप अपनी वही पुरानी कार जो आपने पहले खरीद ली थी अब आगे 5,000 की बेच सकते हैं। ये कॉस्ट अब रेलेवेंट है क्योंकि फ्यूचर के डिसीजन से रिलेटेड है, पास के डिसीजन लेने से रिलेटेड नहीं है। ये ब्लू डेनिम कंपनी मेक्स ब्लू जीन्स लास्ट वीक डायरेक्ट मटेरियल, जो भी उसके मटेरियल से कॉस्टिंग 48,000 वर पुट इनटू प्रोडक्शन। लेबर कॉस्ट आपकी ये आ गई, वाज इनकर्ड ओवरहेड कॉस्ट दिस बाय द एंड ऑफ द ब्लू प्रिपेयर्ड 30,000 यूनिट। कैलकुलेट द टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट फॉर द लास्ट वीक। प्रोडक्शन कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होती है? आपकी मटेरियल की कॉस्ट आएगी, लेबर की कॉस्ट आएगी और आपके एफओएच होंगे, इन तीनों को आप ऐड कर देंगे तो प्रोडक्शन कॉस्ट आ जाएगी। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ वन पेयर ऑफ जीन्स दैट वाज प्रोड्यूस्ड लास्ट वीक। और पर यूनिट कॉस्ट कैसे कैलकुलेट की जाती है? यहाँ पे हमने हमारा कंसर्न है पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करना। टोटल कॉस्ट हमने एक बार कैलकुलेट कर ली, तो उसको 30,000 पेयर प्रोड्यूस किए हैं, इसको डिवाइड कर देंगे तो जो भी आंसर आएगा वो आपकी पर यूनिट कॉस्ट हो जाएगी। इन तीनों को हमने प्लस किया, आंसर 150,000 आ गया टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट। अब इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा हुआ है पर यूनिट कॉस्ट क्या होगी, तो यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट्स इस कॉस्ट में जो प्रोड्यूस हुए हैं वो आपको यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। सिंपल, आप टोटल कॉस्ट को डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स कर दें तो आपकी पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट हो जाती है और इस केस में वो $5 है। आखिरी बात जो हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे वो रेपिटेशन है, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर के सम को प्राइम कॉस्ट बोलते हैं और डायरेक्ट लेबर और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड के सम को कन्वर्जन कॉस्ट बोलते हैं। तो सिंपली अगर ये वर्ड्स कभी आए तो याद रखिएगा कि प्राइम कॉस्ट इज डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर। अगर सिर्फ प्राइम कॉस्ट दी गई हो और मटेरियल और लेबर की कॉस्ट अलग अलग ना दी गई हो तो आप क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं, या क्वेश्चन में डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट मटेरियल दिया हो और आपसे कहा जाए कि प्राइम कॉस्ट निकालें तो आप डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर को सिंपली प्लस कर देंगे और आंसर प्राइम कॉस्ट आ जाएगा। इसी तरह कन्वर्जन कॉस्ट है, डायरेक्ट लेबर और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड को प्लस करेंगे तो उसके सम को हम कन्वर्जन कॉस्ट बोलते हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं। ये इसने कहा है कि पिछले ही क्वेश्चन को रेफर करते हुए कैलकुलेट टोटल प्राइम कॉस्ट, और मेरा ख्याल से उसने इसी क्वेश्चन को मेंशन किया है। तो इस केस में प्राइम कॉस्ट क्या होती है? मटेरियल और लेबर के सम को प्राइम कॉस्ट बोलते हैं। तो 48,000 प्लस 30,000 इज आर प्राइम कॉस्ट, दैट इज 78,000। दूसरा आई थिंक पार्ट होगा कि कन्वर्जन कॉस्ट क्या होती है। कन्वर्जन कॉस्ट हमने कहा कि डायरेक्ट लेबर और ओवरहेड के जो सम को हम कन्वर्जन कॉस्ट बोलते हैं। तो 30,000 प्लस 72,000 यानी कि 102,000 जो है वो कन्वर्जन कॉस्ट है, और उसने क्वेश्चन में पूछा हुआ है। और सेकंड और फोर्थ पार्ट क्या था कि प्राइम कॉस्ट पर यूनिट क्या होती है। तो प्राइम कॉस्ट अगर हमने निकाली है 78,000, 48,000 प्लस 30,000 और 30,000 यूनिट प्रोड्यूस हुए हैं, तो प्राइम कॉस्ट पर यूनिट होती है 78,000 डिवाइडेड बाय 30,000। आंसर आई थिंक इसका 2.6 आता होगा। और कन्वर्जन कॉस्ट पर यूनिट क्या होगी? जो भी कन्वर्जन कॉस्ट कैलकुलेट हुई है उसको पर यूनिट नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर दें, यानी कि 30,000 प्लस 72,000 102,000 हो गए डिवाइडेड बाय 30,000 और आंसर आई थिंक 3.4 बनता होगा। एंड हियर इज द आंसर $2.6 और $3.4, और वही हुआ है प्राइम कॉस्ट कैलकुलेट करके नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर दिया गया। So this is how you will solve the questions in the examination, और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि और कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व कर लें सो आपका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज हो जाए। आज के लेक्चर में यही बातें थी, और आपके कोई भी सवाल हो तो आई विल एड्रेस ड्यूरिंग द क्लासेस। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।